क्लास 11-12 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी पुस्तक गद्य संकलन के 4th चैप्टर सती को पढ़ाने जा रही हूँ। सती जो कहानी है वो एक ऐसे अंधविश्वास पर आधारित है, एक रूढ़ि जो हमारे समाज में व्याप्त थी पहले के समय में, जिसे रोकने के लिए राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विलियम बेंटिक वगैरह ने बहुत प्रयास किया तब ये प्रथा रोकी जा सकी। तो इसी सामाजिक रूढ़ि पर आधारित ये कहानी है सती, जिसकी लेखिका हैं शिवानी। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत था। इनका जन्म राजकोट गुजरात में 17 अक्टूबर 1923 को हुआ था। इनकी मृत्यु 21 मार्च 2003 को हुई थी और इन्होंने जो रचनाएं की, कथा संग्रह इनके हैं विषकन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी, पुष्पहार और 4 दिन। इनके कुछ उपन्यास हैं 14 फेरे, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी इत्यादि। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए इन्होंने ये कहानी लिखी सती। सती कहानी को चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रयाग स्टेशन पर लेखिका पहुंचती हैं। वहां पर अर्धकुंभ लगने वाला था और उस समय अर्धकुंभ के मेले के कारण प्रयाग स्टेशन पर यात्री बहुत अधिक थे। तो वहां पर लेखिका ने पहुंचकर रिजर्वेशन की स्लिप में जब अपना नाम देखा तो साथ में उन्होंने अपनी सहयात्रियों के भी नाम देखे और तीनों नाम महिलाओं के देख करके उन्हें बड़ी तसल्ली मिली कि पुरुष सहयात्रियों से पीछा छूटा। जब वो अंदर डिब्बे में पहुंचती हैं तो वहां पर उनकी 2 सहयात्री जो है वो आ चुकी थी और अपने सामान को जमा चुकी थी। उनके बहुत अधिक सामान को देख करके लेखिका को बड़ी शांति की अनुभूति हुई कि उनके पास अधिक सामान नहीं था, क्योंकि बहुत कम दिनों के लिए वो कहीं एक आध दिन के लिए बाहर जा रही थी और उनके पास केवल एक बटुआ ही था। कहा भी जाता है कि यात्रा का आनंद तभी है जब सामान आपके पास कम हो। तो उन्होंने अपनी महिला सहयात्रियों के जो बिखरे हुए सामान थे उन पर दृष्टिपात किया और पाया कि एक जो महाराष्ट्रीयन महिला थी उनके पास इतना अधिक सामान था कि उन्होंने एक के ऊपर स्टील के बक्स जो है वो सजा रखे थे, एक के ऊपर एक करके, और ऐसा लगता था कि वो हर स्थान के लिए एक वस्तु अपने साथ लेकर के चली थी या हर वस्तु को उसके यथा स्थान उन्होंने रख दिया था। यानी कि ट्रेन में जो कुछ भी उचित स्थान उन्हें दिखा, उनके पास जो वस्तु उस स्थान के उपयुक्त थी उसको वहाँ उन्होंने लगा रखा था। और स्वयं वे एक मराठी पत्रिका को पढ़ने में तल्लीन थी। अब लेखिका ने पंजाबी महिला की तरफ दृष्टिपात किया तो पाया कि उनके सामान तो भले ही कम थे लेकिन बेतरतीबी से बिखरे हुए थे और उनके साथ एक सुराहीदान था जो कि बार बार लुढ़क जाता था। वो स्वयं एक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने में व्यस्त थी, लेकिन सुराहीदान के बार बार लुढ़कने के कारण वो अपने हाथ की उस पत्रिका को, जिसमें उन्हें काफ़ी रस आ रहा था जिसको पढ़ने में, वो रख देती थी और फिर उस सुराहीदान को ठीक से लगाती और पुनः उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त हो जाती, उपन्यास को पढ़ने लगती। लेखिका को लगा कि वो उनकी उस समस्या का समाधान कर सकती हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को समझाया कि इस तरह की बेतुकी चीज़ें साथ में लेकर के चलने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति रखना उचित नहीं है। तो अब लेखिका ने खासतौर से उन महिला सहयात्रियों के परिधानों वगैरह पर ध्यान दिया कि उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र इत्यादि पहने हैं, उनके रूप रंग किस प्रकार के हैं। तो उन्होंने पाया कि जो पंजाबी महिला थी उनकी सलवार कमीज दुपट्टे के साथ साथ उनके साथ जो रुमाल था वो भी खद्दर का था। यानी कि सब कुछ देखने के साथ ये लग रहा था कि वह पंजाबी महिला कहीं हो सकता है कि समाज सेविका वगैरह के पद पर हों, समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जो रुमाल थी, उनकी बड़ी सी नाक को जब वो रगड़ के पोंछ रही थी अपनी नाक को, पंजाबी महिला ने ऐसा जब भी किया तो नाक का सिरा जो है वो अबीरी लग रहा था, यानी लाल हो जा रहा था। तो लेखिका ये सब कुछ देख रही थी, हर बात को महसूस कर रही थी और बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने इसमें उन महिलाओं के विषय में लिखा है। अब पंजाबी महिला को देख करके लग रहा था कि जैसे वो कहीं किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में वो अपने उपन्यास को रख देती थी
और साथ में चल रही उस फाइल को लेकर के, एक फाइल थी उनके पास जिसको लेकर के वो पहाड़ों की तरह से उसमें से कुछ आंकड़ों को याद करने लगती थी और फिर फाइल को बंद करके रख देती थी और पुनः उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो जाती थी। तो लेखिका इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अब लेखिका ने उन पंजाबी महिला का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके चेहरे पर रूप था किंतु लावण्य नहीं था, रंग गोरा था किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा ही खुरदुरापन था। यानी कि पंजाबी महिला को देखकर ये नहीं लगता था कि घर गृहस्थी संभालने वाली ये महिला है। उनको देख करके एक बड़े उनके रूखे व्यवहार, उनके व्यक्तित्व में भी एक रूखापन सा था, खुरदुरापन सा था। लेखिका ये सारी चीज़ें महसूस कर रही हैं और उनके विषय में बता भी रही हैं। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे जिन्हें वे अंगुली में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थीं। या वे प्रौढ़ा कुमारी थीं या फिर वे विधवा थीं, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब सा रितापन था। यानी कि पंजाबी महिला के विषय में लेखिका ने बताया कि या तो वो एक ऐसी कुंवारी महिला थी जिन्होंने विवाह वगैरह के बारे में सोचा ही नहीं था, या फिर विधवा हो चुकी थी और समाज से या कहें कि जीवन के रंगों से उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि एक खुरदुरापन सा उनके व्यक्तित्व का अंग बन चुका था। जीवन के एकाध उल्लास की रेखा भी उनके चेहरे पर ढूंढने से भी लेखिका को नहीं दिखाई दी। जासूसी उपन्यास को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी थी, बिल्कुल मर्दाने हाथ उनके लग रहे थे, बड़े खुरदुरे से। स्त्रियों की तरह से उनके हाथों में लचीलापन नहीं था, कोमलता नहीं थी। ऐसे कोमल हाथ जो बच्चों को तैयार करते हों, बच्चों को थपकी देकर सुलाते हों या घर में रोटी वगैरह बनाने का काम करते हों, यानी कि परिवार को लेकर चलते हों, घर गृहस्थी को संभालते हों, ऐसे हाथ पंजाबी महिला के नहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए लेखिका को लगा कि या तो ये कुंवारी महिला हैं या कोई ऐसी विधवा हैं जो कम उम्र में ही विधवापन को इन्होंने पाया और उसी पर ये चल पड़ी समाज सेवा की राह पर। तो इस तरह से उन पंजाबी महिला के विषय में बताते हुए लेखिका ने लिखा है कि ये वे हाथ नहीं हैं जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिक की दरारों से मलिन कर देती हैं। यानी कि ऐसी हस्तरेखाएं जो महिलाएं घर गृहस्थी को संभालती हैं, कार्य करती हैं, तो उनके हाथों में धूल वगैरह तो लग ही जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ धूल की रेखाओं से मलिन हो गए हों, लेकिन फिर भी उनमें कोमलता बरकरार रहती है। घर गृहस्थी को संभालने की जो चीज़ है वो हाथों में दिखाई देती है। तो ऐसा कुछ भी उनके व्यक्तित्व में, उनके हाथों में, उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। लेखिका ने आगे लिखा कि मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने के लिए जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था, यानी कि बहुत उनका नाम था चारों तरफ, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया था। आगे लिखा गया है, महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। स्वल्प भाषणी यानी कम बोलने वाली, बहुत ही कम बोलने वाली। तो लेखिका ने लिखा कि महाराष्ट्रीय महिला से परिचय की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत कम बोल रही थी और उन्होंने अपनी तरफ से हम लोगों को कोई लिफ्ट ही नहीं दिया, हम लोगों से कोई बातचीत करने का ऐसा अवसर हमें नहीं दिया कि हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती हुए कभी स्वयं मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थे। यानी कि जो मराठी पत्रिका वो पढ़ रही थी उसमें इतनी अधिक खोई हुई थी कि उन्हें अपने आसपास के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटें सी मार रही थी। यानी शोलापुरी जो साड़ी थी वो बड़ी सुंदर लग रही थी उनके शरीर पर, उनके गोरे रंग पर। और गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा, यानी कि गोल सा जूड़ा जो बना हुआ था वो इतना बड़ा था कि देख करके लगता था कि उनके बाल जो है, उनकी केश राशि जो है
वो एड़ियों तक के होंगे, यानी कि बहुत लंबे घने उनके बाल थे, बहुत ही मोटे लंबे बाल थे, जिससे कि बहुत बड़ा सा जूड़ा बनाया गया था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे। वर्तुलाकार कहते हैं गोल आकार के कर्णफूल, जो कानों में टॉप्स वगैरह पहने जाते हैं उसके लिए कहा गया है। और गले में था दोहरे लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। यानी कि पत्रिका पढ़ते पढ़ते वो बार बार मंगलसूत्र को हाथों में कभी पकड़ती और दांतों में दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल वनोलकर, और वो थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के लायक। यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था उस महाराष्ट्रियन महिला का, उनके व्यक्तित्व को देख करके लगता था कि वो किसी मेजर जनरल की पत्नी बनने के ही योग्य हैं। अब कहा गया कि उनके पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। यानी कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बड़ी आकर्षक थी, जिसके विषय में लेखिका ने लिखा है कि बड़े ज्वलंत आभूषण, आभूषण कहते हैं गहने को, यानी कि पूरे चेहरे में दोनों आंखें बिल्कुल गहने की तरह से, हीरे की तरह से कहा जाए कि जगमगा रही थी बिल्कुल। और फिर कहा गया कि वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वे बड़ी बड़ी उनकी जो आंखें थी, मानो जब भी वो किसी की तरफ देखती थी तो जैसे उनकी आंखें ही बोल पड़ती थी। वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होती ही बड़ी अवज्ञा से, यानी कि ऐसा लगता था कि बड़ी उपेक्षा के साथ वो आंखें फेर लेती थीं, फिर से मंगलसूत्र को दांतों में दबाती और मराठी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त हो जाती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी हुई थी। डांट टपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फट से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा हुआ था। ओह, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। अब जो समाज सेविका थी और लेखिका और महाराष्ट्रियन महिला, तीनों की दृष्टि उस महिला की तरफ उठ गई, क्योंकि उस महिला का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। यानी कि जो चौथी सहयात्री इनकी थी, जब उसने डिब्बे में प्रवेश किया तो इन तीनों महिलाओं की दृष्टि उस महिला की तरफ उठ गई और उसके व्यक्तित्व को देख करके ये तीनों ही आश्चर्यचकित रह गए। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वो चीज़ ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। फिर उस महिला ने, जो चौथी महिला अभी अभी आई थी, उन्होंने कहा, केम्बेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं। वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, ये अच्छा ही है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुँह में पुरुष भी मुझे घूरते रहते हैं। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक उत्तरों के 2-4 रूखे चांटे धर दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघाड़िया। मैं कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने। अब जैसे ही उस महिला ने ये बात बताई कि कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने, इन तीनों महिलाओं की दृष्टि एकाएक उस पर उठी और तीनों को ही उससे गहरी सहानुभूति हो गई। इसी तरह का वातावरण बनता है जब कोई ठग अपने आसपास के लोगों को ठगना चाहता है, तो वो इसी तरह के वातावरण को उपस्थित करता है, चाहे महिला के रूप में चाहे पुरुष के रूप में। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है, जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य जनता में जो भी लोग इस तरह के होते हैं, निश्चल भाव से होते हैं, वो फटाफट उधर की तरफ देखते तो हैं ही, साथ ही उस व्यक्ति के प्रति, उस महिला के प्रति या उस पुरुष के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव अपने मन में रख लेते हैं। तो ये एक सामाजिक रूढ़ी जो सती प्रथा थी, उस पर उसका सहारा लेकर के इस महिला ने बाकी तीनों महिलाओं को मानो अपने तरफ आकर्षित किया, अपनी तरफ उनको खींच लिया और इसी के बल पर उसने जो चाहा वो इन महिलाओं से करवा लिया। तो अब
जो समाज सेविका थी उन्होंने उस महिला के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्यः वैधव्य का कोई चिन्ह नहीं था। सद्यः वैधव्य कहते हैं, सद्यः का अर्थ है तत्काल, यानी कि हाल ही में। वैधव्य का अर्थ है विधवा होना। ऐसा कोई चिन्ह उस महिला के चेहरे पे या शरीर पे नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि अभी हाल ही में ये विधवा हुई हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ भी वो कह रही थी उस पर सभी के लिए विश्वास न करना असंभव था। वे लंबी होने पर भी पठानी सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गति यौवना थी। गति यौवना कहते हैं जिसका यौवन हाल ही में समाप्त हुआ हो और प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ी हो। तो उनके बाल किसी नामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी थानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। अब उन्होंने इन लोगों को ये बताया और बताने के बाद बड़े आराम से पालथी मार करके बैठ गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलेंस तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उस महिला ने इन लोगों को ये बताना प्रारंभ किया कि कैसे उसके पति की मृत्यु हुई और वो यहाँ पर क्या करने आई है। अब लेखिका ने कहा, तो क्या मृतदेह अब मिली? उसने तुरंत कहा कि हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो मैं भागती हुई आई। बर्फ में दबी देह सुना ज्यों का त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा है। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगीं, कभी अपनी शूर्पणखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। यानी कि वो स्वयं तो लंबी चौड़ी थी ही, उनकी नाक भी काफ़ी बड़ी सी थी जिसे मर्दाना रुमाल से वो बार बार पोंछे जा रही थी। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। यानी कि इन लोगों को लगा कि अभी अभी हाल ही में ये विधवा हुई हो और इसके प्रति सहानुभूति न रखना शायद हृदयहीनता होगी। तो इस तरह से इन तीनों लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? तो महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया हो। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने के लिए भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ उसने अपने इस उत्तर का क्लोरोफार्म ऐसा सूंघाया कि इन लोगों को लगा कि ये सभी जो है बेहोश होने वाले हों, और ये कह कर के वो स्वयं आँख बंद करके चुपचाप लेट गई। अब इन तीनों लोगों को लगा कि अगर उससे बातचीत ना की जाए तो भी गलत है। अब ये लोग उससे आगे की बातों को पूछना चाहती थी। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की ये काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश के साथ जल भुनकर राख हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक अपराध है। क्या ये आप नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी ऐसी गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो उठी हो और सती लपटों में कूदने के लिए तत्पर हो। तो खादीधारी महिला जो समाज सेविका थी उन्होंने उनको रोकने का भरपूर प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने कहा कि भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभार बहुत बचपना कर बैठती है। इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखभाल करती हूँ। यानी कि उन्होंने अपने विषय में अब पूरी तरह से इन महिला सहयात्रियों को बताया। नाना बहन, मदालसा ने करवट बदली, मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वो फिर से मर्दाने रुमाल से अपनी नाक पोंछने लगी और हाथों में मुंह छिपा करके, रुमाल में एक तरह से मुंह छिपा करके वो सिसकने लगी, रोने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार के पश्चात
मैं आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी, ऐसा आश्वासन खातिरदारी महिला ने उस समाज सेविका ने उनको दिया। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा भी अब मुझको अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। ये रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राममोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी हिस्सा देकर सती हो गई थी, और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृत देह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू करके जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं सती हो जाऊंगी, ऐसा वो बताने लगी। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुंह धो लेते हैं, खाना खा लेते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? ऐसा कह करके उसने अपने कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का एक टुकड़ा सा बजाया। कदली स्तंभ कहते हैं जो केले की जो पौधे होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों से तने से ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी कि तने से शुरू होकर के जो हिस्सा होता है, इस तरह की जो उसकी थाइस थी, उस पर उसने मानो संगीत का, यानी कि जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, त्रिताल संगीत का एक अंग है, त्रिताल बजाया जाता है, तो इस तरह से उसने अपनी जंघाओं पर हाथों से त्रिताल बजाया और उन लोगों से कहा कि चलिए हाथ मुंह धो करके खाना खा लेते हैं। यानी कि तब भी इन लोगों को ये शंका नहीं हुई कि इस तरह के माहौल में ये खाने पीने की बात कर रही है, इस तरह का इसका बिहेवियर है। तो कहीं से इन लोगों के मन में ये शंका नहीं आई कि ये कोई ठग हो सकती है जो हमें ठगने के लिए यहाँ पर आई हुई है। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि कहते हैं सागर, समुद्र को। आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकाल करके गुसल खाने में घुस गए। गुसल खाना कहते हैं वॉशरूम को, बाथरूम को। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुंथ गए। अजीब औरत है, क्या आप सोचती हैं ये सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिढोरा पीट कर नहीं मरता, वो हंसकर बोली। हमको तो इसका स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने हाथों से अपने सिर की तरफ इशारा करके बताया कि इसका स्क्रू ढीला लगता है। लेकिन पंजाबी महिला, उन्होंने तुरंत इन बातों को काटा और अपना तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा। खातिरदारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली, मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों का चेहरा देखते ही समझ जाती हूँ, पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही ये वही मूर्खता कर बैठेगी जिसके विषय में ये खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन, ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदती फांदती सराटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही जब ट्रेन में एक यात्री खाना निकालता है तो उसकी सुगंध से बाकी यात्रियों को भी भूख लग जाती है और सभी अपना नाश्तादान और जो बॉक्स, लंच बॉक्स लेकर के या जो भी लेके वो चले होते हैं, सभी अपने अपने टिफ़िन से खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ। जब मदालसा ने इन तीनों लोगों से खाने की बात की और अपने नाश्तेदान को खोला, तो इन लोगों ने भी अपने अपने नाश्ते वहाँ पर रखे और खाने के लिए सभी तैयार हो गए। आइए ना एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगे। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगे। ईश्वर ने ये 6 फीट 10.5 इंच दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। भुवन मोहिनी कहते हैं संसार को मुग्ध करने वाली, भुवन कहते हैं संसार को और मोहिनी कहते हैं मुग्ध करने वाली। तो पूरे संसार को मुग्ध करने वाली जो हंसी थी, बड़ी प्यारी सी हंसी उसने हंसाई इन लोगों के सामने और उस हंसी से इन तीनों को मुग्ध कर दिया। और फिर इन लोगों के जो भी भोजन थे वो उसने लेकर के खा लिया और अपने नाश्तेदान से इन तीनों को भोजन कराया। हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया। यानी कि तीनों ही खाने की तरफ बड़ी लालच भरी दृष्टि से देख रही थी और तीनों ही समझ रही थी कि
हम तीनों ऐसा कर रहे हैं। तो तीनों ने इस चीज़ को देखा लेकिन फिर भी खाने पे जुट गईं। सुनहरी मोयनदार कचौड़ियाँ, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां थीं, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। ये तो सफ़र का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़े हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांकें थी। यानी कि ट्रेनों में अधिकतर लोग बहुत ही साधारण सा भोजन लेके चलते हैं, कोई भी किसी भी तरह की पूड़ी या कचौड़ी और हल्की फुल्की कोई सब्जी, सूखी सब्जी और आम के या किसी अचार की कुछ फांकें होती हैं जो लेकर के लोग यात्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस महिला ने, मदालसा ने बड़े अच्छे स्वादिष्ट भोजन इन लोगों को खिलाए और इन तीनों के जो नाश्तेदान थे उनको उसने स्वयं उदरस्त कर लिया, यानी कि तीनों के भोजन को उसने स्वयं खा लिया। अब विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। कमरे, कोष्ठ प्रकोष्ठ कहते हैं कमरों को, जैसे छोटे बड़े बहुत सारे कमरे बने होते हैं, उसी तरह से मानो ईश्वर ने उस स्त्री के शरीर में ढेर सारी जगह बना रखी थी जिसमें उसने इन तीनों महिलाओं के भोजन को भर लिया था। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। ये मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान जो है बड़े मशहूर हैं, बड़े प्रसिद्ध पान माने जाते हैं। तो एक ढोली यानी कि गिनती में कुछ पान होते हैं जो एक ढोली कही जाती है। तो उतने पानों को लेकर के वो वहाँ पर उसने कहा कि मैं चिता पर इस पानदान को लेकर बैठूंगी और इसमें एक ढोली मगही पान होंगे। मेरे नीलू को बड़े प्रिय थे, यानी कि नील रतन जो उसके पति थे उसको वो नीलू कह रही है। कहती कि उनको बड़े पसंद थे और ये लेकर ही मैं चिता में बैठूंगी। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, अब तुम हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी। एक गुजराती गीत उसने इन लोगों को सुनाया जिसका अर्थ था कि जानकी नाथ यानी राजा राम भी नहीं जानते थे कि कल सवेरे क्या होना है। यानी कि राम को जब राज्य मिलने वाला था तब भी उनको नहीं पता था कि कल सुबह क्या होने वाला है, यानी उनको वनवास मिलना था। सीता हरण के पूर्व भी उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो इस तरह से जब राम को नहीं पता चल पाया कि कल सुबह क्या होना है तो उसने ये गीत इन लोगों को सुनाया। बाद में इन लोगों को लगा कि शायद वो इसीलिए इस तरह का गीत सुना रही थी कि हम लोग को भी नहीं पता था कि कल सुबह हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इस तरह से उसने इन लोगों को गीत सुनाया और कहा कि चलो जी अब सो जाओ सब, आज इस पृथ्वी पर मेरी ये अंतिम निद्रा है बेन, बहस व्यर्थ है, चलो गुड नाइट। और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का सा असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ, हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं और साड़ियाँ क्या क्या रंग है, कैसा चिकन रेशम। साड़ियों के विशाल उदधि में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह करके उठ रही थी। यानी कि तीनों ने पान खाया और गहरी निद्रा में चली गई, और ऐसी निद्रा जिसमें अनेकानेक सपने दिखाई दे रहे थे। उन सपनों में बहुत सारे आभूषण और बहुत सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ दिख रही थी। कहा जाता है कि स्त्रियों के लिए आभूषणों और साड़ियों से बढ़ कर के कुछ नहीं होता। यानी कि अगर बढ़िया सुंदर आभूषण दिख जाएं और रंग बिरंगी साड़ियाँ दिख जाएं तो स्त्रियाँ बहुत सारे दुख दर्द भूल जाती हैं और उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं, देखने लगती हैं कि इनमें से क्या क्या अपने पास रखना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए। तो इस तरह के स्वप्न इन लोगों को दिख रहे थे, तो उससे ये लोग बाहर आना ही नहीं चाहते थे। नींद खुलती भी तो ये लोग नशे में थे, फिर से नींद आ जाती इन लोगों को। तो इस तरह के सपनों का अंत समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खुली तो सती गायब थी।
हाय मेरे स्टील का बक्स, मिसेज बनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गईं। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई, सिर फटा जा रहा है। उनका गला भर्रा गया। हाँ ठीक ही तो कह रही थी, मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। यानी कि लेखिका ने बताया कि बहुत पहले उनको उनकी भाभी ने भंग खिला दिया था, जिसके कारण ऐसी दशा हुई थी। तो अब इन लोगों के समझ में आया कि उस सती ने भी इन लोगों को कोई नशे की चीज़ खिलाई थी, जिसके कारण इन लोगों की ये दशा हो रही थी। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्धविक्षिप्त सा कर देने वाली, यानी कि आधे बिल्कुल पागलों की सी दशा कर देने वाली, उन्मत्त कर देने वाला, ये असल में वही विष रहा होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था, और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है बटुआ। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था नहीं, 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी का टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई थी। यानी कि चिता में जो कुछ भी डाला जाता है, जो घी वगैरह डाला जाता है, तो लेखिका का बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने कहा कि घृताहुति यानी घी की आहुति डालना। तो सती की चिता में उन्होंने सिर्फ 55 रुपये और एक वापसी का फर्स्ट क्लास का टिकट ही वो दे पाई, ऐसा उनका व्यंग्यात्मक ढंग से कहना था। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, लेकिन सती को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सती को पकड़वाने के लिए। वो मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुन करके उसे झोंक देती, पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल को नहीं चुन पाई। तो बड़े ही सुंदर, बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से लेखिका ने सती प्रथा जैसी कुरीति पर, सती प्रथा जैसी रूढ़ि पर प्रहार किया है, जिससे हम सबको सबक लेना चाहिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक प्रथा का या कुरीति का आश्रय ले करके अगर हमें ठगने की कोशिश करता है, तो हमें उससे स्वयं को बचाना ही होगा, अन्यथा अनिष्ट होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी।